नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जीनियस बैच को। जीनियस बैच में हम कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट वीडियो में डिस्कस करते हैं और उस पूरे चैप्टर को हम देखते हैं एग्जाम के चश्मे के साथ। यानी कि हम वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम चैप्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको आपके लेवल के अकॉर्डिंग लेकर के आते हैं ताकि आप कंसेप्ट को ठीक से समझ पाओ, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट या कंटेंट होते हैं उसको हम आपके आसपास के एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाओ। साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसकी लैंग्वेज क्या रह सकती है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके उस टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। यानी कि आपका कंप्लीट पैकेज रहता है। और अगर आप जीनियस बैच के थ्रू चैप्टर को कवर करते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो या हेल्प बुक वगैरह की तरफ देखना पड़े। आज की अगर इस वीडियो की बात की जाए, इस एपिसोड की अगर बात करें, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। यानी हम बात करेंगे वैश्वीकरण की, बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है, हो सकता है आपने ज़्यादा बार ना सुना हो, लेकिन ये जो वैश्वीकरण है वो हम सबसे जुड़ा, आपसे जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा, हमारे घर से जुड़ा हुआ है। हम जब स्कूल के बाद बाहर निकलते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कहीं पर ठंडा वगैरह लेते हैं, कोक लेते हैं, आप माउंटेन ड्यू लेते हो, लिम्का लेते हो, या फिर जब आप मॉल वगैरह घूमने के लिए जाते हो तो मैकडोनाल्ड में जाकर के आप बर्गर पिज़्ज़े खाते हो, या फिर हम दिन में 10 से 12 जो सेल्फी लेते हैं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, जिस भी सेलफोन से लेते हैं, वो ये सब कुछ वैश्वीकरण के कारण है। अगर ये वैश्वीकरण नहीं होता तो क्या होता? आप में से हम सभी भी किसी चंदू चाट भंडार के पास प्लेट लेकर के खड़े होते और उस वक्त आलू टिक्की खा रहे होते, या कालूराम लस्सी वाले के पास खड़े होकर के लस्सी पी रहे होते। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट हैं ये यहाँ पर नहीं होते। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट क्यों पहुँचे? ये वैश्वीकरण के कारण पहुँचे हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इन सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वैश्वीकरण चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैश्वीकरण है क्या। ओके, उसको समझना जरूरी है कि वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि वैश्वीकरण अगर है क्या तो हुआ क्यों, यानी कि वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो है मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, ये अपने व्यापार को कैसे बढ़ावा देती है, किस तरीके से अपने व्यापार का विस्तार करती है। निवेश की बात करेंगे, विदेशी निवेश की बात करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी थी जिसके कारण हमारे यहाँ पे वैश्वीकरण तेजी से हुआ है, तो वो क्या थी वो हम पूछेंगे। व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे। WTO की भी बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन क्या है उसको हम समझने वाले हैं। और बात करेंगे कि वैश्वीकरण का और इंडिया के क्या लेना देना है, उसके क्या हमारे लिए रिजल्ट्स रहे, आउटकम्स क्या रहे, अच्छे रहे, कुछ बुरे रहे, दोनों की हम बात करेंगे। यानी कि वैसे जो चैप्टर की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है चैप्टर, क्योंकि ये हमारे आसपास से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैश्वीकरण होता क्या है, क्योंकि अगर वैश्वीकरण हमारा क्लियर हो जाता है तो इट मीन्स दैट हमारे लिए चैप्टर समझना ईजी हो जाएगा, हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वैश्वीकरण जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एकीकरण हो जाना ही वैश्वीकरण है। आधुनिक समय में अगर बात करें तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, वो आपस में जुड़ी हुई है, और इस प्रकार का जो जुड़ाव है इसे हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इकोनॉमी कैसे जुड़ी है, जैसे देखिए अमेरिका में जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया के प्रोडक्ट है वो अमेरिका में अवेलेबल है, रशिया में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। अगर कहीं पे किसी भी तरीके से प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसका असर दूसरे देश के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो मिनरल ऑयल की बात करते हैं हम, ओके, पेट्रोलियम की बात करें, तो उसका प्रोडक्शन अगर कहीं कम ज़्यादा होता है तो उसका असर कहाँ होता है? इंडिया में भी होता है। ओके, तो हम क्या हैं, अब जो पूरा विश्व है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया, पूरे ग्लोबल विलेज की तरह हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए।
यानी कि एक गांव के अगर एक कॉलोनी में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका असर दूसरी कॉलोनी में पड़ता है। तो यही वैश्वीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना, पूरे विश्व का एक गांव की तरह हो जाना, पूरे विश्व की जो मार्केट है उसका आपस में जुड़ जाना, ये वैश्वीकरण है। तो अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन देनी हो तो आप दोगे कि वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना या आपस में जुड़ जाना, उसे हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एप्पल कंपनी है, आप सभी को पता है कि एप्पल कंपनी है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो एप्पल कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और एप्पल के जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसके पार्ट्स बनते हैं चीन में, ओके, और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी बनते हैं उसके कुछ पार्ट्स। उसके बाद एप्पल के जो फ़ोन है वो दुनिया के हर देशों में बेचे जाते हैं। अब देखिए, कंपनी अमेरिका की, डिजाइनिंग अमेरिका में होती है, पार्ट्स बनते हैं चाइना में बनते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ के देशों में बनते हैं, बेचे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इंटरकनेक्टेड होगी, पूरे विश्व में फैल गई है। तो यही तो वैश्वीकरण है कि पूरा वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गया है। जैसे अमेरिका की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, डिजाइनिंग कहीं और हो रही है और उसके कॉल सेंटर इंडिया में है, आपस में मार्केट कनेक्टेड है। अगर कहीं से भी किसी भी देश में गड़बड़ होती है तो उसका प्रोडक्शन हिल जाएगा, ओके। अब प्रोडक्ट कहीं से भी बने, डिजाइनिंग कहीं से हो, बेचा कहीं और ही जाएगा। तो हम ऐसे आपस में जो व्यापारिक दृष्टि से कह लीजिए, आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए, आपस में जुड़ गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि हम एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गए, एक वैश्विक गांव की तरह हो गए, जिसमें कहीं पर भी अगर पत्ता हिलता है तो दूसरी जगह भी हलचल पैदा होती है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि इससे हमें क्या पता चलता है, जो एप्पल का एग्जाम्पल है कि एक उत्पाद के बनने और ग्राहकों तक पहुँचने में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो दुनिया के अलग अलग भागों में संपन्न हो रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जिसे हम समझ सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर चाइना में वहाँ की इकोनॉमी में कुछ उथल फुथल होगी तो उसका प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर भी पड़ेगा। अगर इंडिया में मान लीजिए कि आर्थिक महामंदी आती है तो उसका असर अमेरिका की कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर जापान की कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर चाइना के ऊपर भी जाएगा। यानी क्यों जाएगा? क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड है। तो वैश्वीकरण क्या है? पूरे विश्व का एक हो जाना, पूरे विश्व के जो बाजार हैं उनका आपस में जुड़ जाना, या पूरे विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस सब को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका वैश्वीकरण क्लियर हो गया कि वैश्वीकरण क्या है, यानी कि विश्व का एक हो जाना या विश्व का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब जो वैश्वीकरण है इसको संभव बनाने वाले कई सारे कारक हैं। सबसे पहले हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे, ओके। यानी कि कई सारे कारक हैं जिसके कारण हम आपस में जुड़ पाए हैं, जुड़ गए ना। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे एप्पल का हमने एग्जांपल लिया, तो वो जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कहीं और करी है, बेच कहीं और रही है, उसके डिजाइनिंग कहीं और से हो रही है, कॉल सेंटर कहीं और ही बैठे, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक। अब उसने वैश्वीकरण में हेल्प किया। तो जो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक है, कई सारे कारक हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक वो कंपनी होती है जो एक से अधिक राष्ट्रों में, बहुराष्ट्र यानी कि एक से ज़्यादा राष्ट्र, जो एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन का या स्वामित्व करती है, नियंत्रण करती है। यानी कि वो कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में किसी वस्तु का उत्पादन करती है और उसका व्यापार करती है, ठीक, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जैसे हम बात करें मोबाइल फ़ोन की कंपनीज है, तो अब देखिए कि वो बन कहीं रहे हैं, डिजाइनिंग कहीं तैयार हो रही है, बेचे कहीं जा रहे हैं, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की हमने बात की थी, जो कोक है, मिरिंडा है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, एक से ज़्यादा देशों में इनका व्यापार होता है, प्रोडक्शन होता है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया की अगर कंपनीज की बात करें तो टाटा कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है, प्रोडक्शन करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अमेजोन मल्टीनेशनल कंपनी है, ओके। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है कि वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है वस्तु का, या एक से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट का व्यापार करती है, उसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी, ओके। वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन विश्व स्तर पर किया जाता है
उस उत्पादन को विश्व स्तर पर जो संभव बनाने वाले जो कंपनी होती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही हैं। उत्पादन तेजी से जटिल तरीकों से आयोजित किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन, जैसे देखिए कि वो प्रोडक्शन कहीं और होगा, उसकी डिजाइनिंग कहीं और होगी, सप्लाई कहीं और होगा, मैनेज कहीं से और होगा। तो ये सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज करती है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है, यानी कि एक से ज़्यादा देश, यानी कि बहुराष्ट्रीय। बहु का मतलब बहुत सारे, जो बहुत सारे देशों में उत्पादन करती है और बहुत सारे देशों में व्यापार करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी सारी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पे लोगो दिए हुए। यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, डेल जो दिख रहा है, ओके, HP आपको दिख रहा है, यहाँ पे फेसबुक ट्विटर की अगर बात की जाए, यहाँ पे याहू आप देखिए, ओके, इंटेल आप देखिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज है। आपको जरूरी नहीं कि ये सारे एग्जांपल्स करने हो, आप सेल फोन की कोई भी कंपनी उठा लीजिए, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। जो हमारी टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में आते हैं। हीरो है, होंडा है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। आपने देखा होगा कि हीरो इंडियन कंपनी है जो साइकिल बनाती थी, और जब आपने CPL जो कैरेबियन प्रीमियर लीग अगर आपने देखा तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आती है हीरो की, तो इट मीन्स दैट वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी सेलिंग होती है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसने पूरे विश्व के एकीकरण में, पूरे विश्व को जोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा करती कैसे। यहाँ देखिए एक मैंने पिक्चर लिए ताकि आप समझ पाओ। जैसे देखिए कि एक कोई कंपनी है, और अब जो कंपनी है वो एक से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन करी है। वो सियोल में भी करी है, वो टोक्यो में भी करी है, मेक्सिको सिटी में भी करी है, वो साओ पोलो में भी करी है, वो न्यूयॉर्क में भी करी है, लंदन में भी करी है। तो एक से ज़्यादा देश हो गए ना, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। जो नहीं कि इतने सारे देशों में, अगर वो एक से ज़्यादा देश में भी व्यापार करी है तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी का नाम देंगे, ओके। यानी कि वो कंपनी जो प्रोडक्शन हेडक्वार्टर तो एक देश में होगा, लेकिन उसकी जो ब्रांचेज होगी वो एक से ज़्यादा देशों में फैली होगी, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम देंगे। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे हमने बात की कि वो एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करती है, तो वो प्रोडक्शन कहाँ करती है और क्यों करती है। अब देखिए कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो एक से ज़्यादा देशों में अपने व्यापार का विस्तार करती है, तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करते हुए किन बातों को ध्यान में रखती है, या कौन से कारक है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अगर भारत में आएगी तो क्या क्या चीज़ें देखेगी। तो पहली चीज़ वो देखती है कि जहाँ पे बाजार उपलब्ध हो। अब देखिए कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके सेल फोन इंडिया में बिकते हैं, और उन्होंने इंडिया में ही बनाने शुरू कर दिए। क्यों बनाने शुरू कर दिए, इंडिया मार्केट है, 130 करोड़ लोग हैं हम, 130 करोड़ लोग हैं, इससे बड़ी मार्केट क्या होगी। तो यहीं पे सोचा कि वहीं पे हम बनाएंगे, वहीं पे बेचेंगे, मजे करेंगे। तो यहाँ पे बाजार उपलब्ध हो, पहली चीज़ वो देखती है, जहाँ बाजार उपलब्ध हो, जहाँ पे उनका प्रोडक्ट बिक सके, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर वो अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। दूसरा वो देखते हैं कि जहाँ पे कुशल और अकुशल सस्ता श्रम उपलब्ध हो। अब देखिए अमेरिकन कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जैसे वेस्टर्न यूरोप की कंपनी या अमेरिका की कंपनी है, तो वो भारत की तरफ आ रही है, ओके, या अन्य देशों में जा रही है। तो वहाँ पे ये चीज़ें भी देखी जाती है, क्या वहाँ पे सस्ता कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध है। कुशल का मतलब जो ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं। अकुशल होते हैं यानी कि जिनके ट्रेंड, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें ट्रेंड हमें जो लेबर नहीं चाहिए, श्रमिक नहीं चाहिए, लेकिन वो सस्ती होनी चाहिए। अब अगर अमेरिका में, या हम बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे जो लेबर मिलेगी वो काफ़ी महंगी मिलेगी। अब इंडिया में अगर वहाँ पे एक लेबर मिल रही है, इंडिया में 10 मिल जाएंगे, कॉस्ट कम हो गई ना। लागत कम होने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए तो करते हैं प्राइवेट कंपनीज, जो भी कुछ किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ भी देखती है कि जहाँ सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेगी, वहाँ पे अपनी ब्रांच को सेटअप कर लेगी। तीसरी चीज़ वो देखती है जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो, यानी कि कच्चा माल उपलब्ध हो, कच्चे माल से ही बनाना ना। जैसे अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो वो ये तो देखेंगे ना वहाँ पे क्या लोहा इस्पात उपलब्ध, लोहा उपलब्ध है, कच्चा लोहा इसको उपलब्ध है, तभी तो वो इस्पात बना पाएगी उससे। तो कच्चा माल भी देखा जाता है कि अगर कच्चा माल आसपास उपलब्ध है तो वहाँ पे वो सेटअप कर लेगी। यानी कि पहली चीज़ वो देखती है कि वहाँ बाजार होना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्ट वो बेच पाए, इससे वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए अंग्रेजों के ज़माने में क्या होता था, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, क्या होता था उस वक्त ये होता था
कि यहाँ से कपास थी उसको भेजा जाता था इंग्लैंड में, वहाँ से कपड़े बन करके यहाँ आते थे, फिर यहाँ बेचे जाते थे। बड़े बेवकूफ़ थे वो, यहीं पे फैक्ट्री लगा लेते ना, यहीं कपास थी यहीं बेचने थे, इतना सारा टाइम वो था, एक तो वो बचता, दूसरा जो लाने ले जाने की जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी वो कम होती, वहाँ श्रमिक बड़े महंगे थे, यहाँ सस्ते में श्रमिक मिल जाते, बहुत जनसंख्या, थोक के भाव श्रमिक मिलते हैं। ओके, तो वो चीज़ें पहले नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो चीज़ें संभव हो पाई है। तो ये चीज़ें देखते हैं, साथ साथ देखते हैं कि सरकारी नीतियों को, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी सरकारी नीतियों की तलाश करती है जो उनके हितों की देखभाल करें। कि आमतौर पे जैसे हम सुनते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए, हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ पर गए, व्यापारिक समझौता हुआ, या फिर हमने वहाँ की विदेशी कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया, भारत में निवेश करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया। तो यहाँ आमंत्रित करने का मतलब ये होता है कि हम डील करते हैं कि ठीक है आप आ जाइए, हम आपको 15 ईयर्स के लिए टैक्स फ्री लैंड देंगे, आपको टैक्स में इतना रिलैक्सेशन हम दे देंगे। तो वो सरकारी नीतियों को देखती है। 15 ईयर्स, 10 ईयर्स बहुत टाइम पीरियड होता है, हजारों करोड़ बना जाते हैं वो टैक्स बचा करके। तो वो चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं उन कंपनीज को। तो जब कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो वहाँ पे वो 4 चीज़ें ध्यान में रखती है। एक तो बाजार पास में उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक होने चाहिए, तीसरा वो देखेगी क्या वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, और चौथा सरकार की नीतियाँ। तो ये 4 कारक हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को आकर्षित करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या समझ रहे हैं, हम वैश्वीकरण को समझ रहे हैं, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहले आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के आखिर व्यापार क्यों करती है, ऐसा क्या देखती है वहाँ पे। तो ये 4 चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। अब एक चीज़ और है, छोटी सी टर्म है जो आपकी NCERT की बुक में दिखी है, वो है निवेश और विदेशी निवेश। ये आपसे काफ़ी बार 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछे गए कि जो निवेश या विदेशी निवेश क्या होता है, कि जब हम जमीन, भवन या मशीन या कोई भी उपकरण अगर खरीदते हैं तो उसके लिए जो पैसा खर्च होता है तो उसे हम निवेश बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप अगर घर बनाओगे, ओके, आपने घर बनाया तो जो कुछ भी आपका खर्चा लगेगा वो क्या है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। ओके, आपने शॉप बनाई, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। आपने मान लीजिए कि कहीं पे जूस के लिए आपने जूस सेंटर खोला है, जूस कॉर्नर खोला है, तो आपने जूस के लिए जो मशीन वगैरह खरीदी है तो वो क्या है, वो आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। जब यही निवेश दूसरे देशों की कंपनियां करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है, तो उसे हम विदेशी निवेश बोलेंगे। दूसरे देशों की कंपनियां वही तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, जब वो करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम विदेशी निवेश कहेंगे। तो ये न्यूज़ में बहुत बार आता ना कि इतने प्रतिशत विदेशी निवेश बढ़ा है, या फिर इस कंपनी में इतने प्रतिशत विदेशी निवेश की हमने अनुमति, परमिशन देती है गवर्नमेंट ने, अप्रूव कर दिया है। तो वो विदेशी निवेश यही होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का यहाँ पर शेयर है। ओके, तो निवेश कि जब भी कोई ज़मीन या भवन या बिल्डिंग हो गई या मशीन या कोई उपकरण खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो वो निवेश होता है। जब यही निवेश कोई मल्टीनेशनल कंपनी MNC करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है, तो उसे हम विदेशी निवेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ ली है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, और वो दूसरे देशों में अपने व्यापार का जब विस्तार करती है तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखती है, किन कारकों को ध्यान में रखती है, और निवेश और विदेशी निवेश क्या होता है। अब एक और चीज़ भी समझते हैं इससे रिलेटेड कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC है, ये दुनिया भर में अपने व्यापार को फैलाती कैसे। ओके, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट यूनिट में अगर बात करें तो 3 to 4 टाइम्स पूछा गया है। ओके, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यापार का विस्तार कैसे करती है, कई सारे तरीके अपनाती है। पहला जो तरीका अपनाती है कि वो स्थानीय कंपनियों के साथ एक संयुक्त उत्पादन करती है, यानी कि वो जैसे लोकल कंपनी है अपने इंडिया की, उसके साथ वो टाई अप कर ले। जैसे होंडा है, वो बाहर की कंपनी, हीरो इंडिया की कंपनी थी, आकर के टाई अप कर लिया। मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी बाहर की कंपनी आई, टाई अप कर लिया ना। तो ये एक तरीका तो ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उस देश की जो लोकल कंपनी है उनके साथ टाई अप कर लेती है, संयुक्त उत्पादन करती है। अब इससे क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको बाजार में एक तो पकड़ मिल जाती है, क्योंकि लोकल कंपनी है, कुछ तो उसकी पकड़ होगी, दूसरा उसे आसपास की मार्केट की भी नॉलेज होगी, तो वो सेटअप उसे मिल जाता है। ठीक, और जो लोकल कंपनी उसको क्या फ़ायदा होता है, उसको फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसे पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दूसरे कि मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो वो कुछ नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी, तो उसकी भी ग्रोथ होगी, दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बिजनेस करना है, ठीक,
बिजनेस करना है तो एक तरीका ये हो सकता है ना कि चांदनी चौक के आसपास आपको सदर बाजार में जाकर के आपको अपना बिजनेस करना है, तो वहाँ पे किसी दुकानदार को आप पकड़ लो और उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई भी कस्टमर जुड़े हुए नहीं। जो पहले से दुकानदार बैठा है तो उसके पास अपने कस्टमर है, उसे मार्केट की नॉलेज है, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, किस लेवल का बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसको पता है। प्रॉफिट होगा ना, आपको प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट ये होगा कि आप उसको पैसे दे रहे हो और नए जोश के साथ उसको एक पार्टनर भी मिल रहा है जो उसकी हेल्प भी करेगा, जिसकी उसको नीड भी थी। तो एक तरीका ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है जब अपने व्यापार का विस्तार करती है, दूसरे देशों में व्यापार करती है, तो वो छोटी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेती है, यानी कि उनके साथ मिलकर के संयुक्त उपक्रम लगा लेती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो छोटी कंपनियों को खरीद ले। आमतौर पे ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सबसे कॉमन जो वे है कि वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। कि जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, अगर एक फूड कंपनी थी पार्ले के नाम से, उसको कारगिल अमेरिकन कंपनी उसने खरीद लिया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनको खरीद लिया जाता है, करोड़ों में सौदा होता है, हम आपस में सुनते हैं। जैसे कि वोडाफोन थी, जो वोडाफोन है उससे पहले क्या था, वोडाफोन से पहले हच हुआ करती थी। अब वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया ना, वोडाफोन वीआई हो गए। तो ये ऐसे छोटी कंपनी या लोकल कंपनी उसको खरीद करके भी अपना व्यापार है विकास कर सकती है। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, यहाँ की लोकल कंपनी को खरीद लेगी, अपने नाम से ब्रांडिंग कर देगी, यानी कि जमी जमाई उसको मार्केट मिल जाती है, कुछ एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, सेटअप मिल जाता है और बस पैसे की तो कमी होती नहीं। यानी कि इस तरीके से भी वो अपना व्यापार का विस्तार करती है। ये दूसरा तरीका है और सबसे कॉमन तरीका यही अपनाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो आएंगे, भाई आए और चलो ठीक है खरीद लिया, ऐसा नहीं। उसके लिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है साल 2 साल लगा देते हैं, पूरा सर्वे किया जाता है, पूरी स्टडी की जाती है, उसके बाद उन कंपनी को खरीदा जाता है। तो दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका ये होता है, एक और तरीका भी है कि अपने व्यापार को फैलाने के लिए कि ये छोटे जो उत्पादक होते हैं, छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उनको उत्पादन के लिए ऑर्डर देते हैं। ओके, ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर कैसे देते हैं कि ये ऑर्डर जब दिया जाता है तो उनके लिए कुछ नियम शर्तें तय की जाती है कि आपको ये बनाना है, इस क्वालिटी का बनाना है, इस टाइम तक बनाना है, इतना बनाना है, और कंडीशन होती है कि अगर इस टाइम तक नहीं बनाया तो आपको इतना सारा फाइन देना पड़ेगा। तो उसी ऑर्डर के ऊपर फिर वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद ठप्पा लगा देते हैं वो अपनी कंपनी, बन गया वो ब्रांड। जैसे कपड़े हैं, अगर बात की जाए, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हैं, इंडिया से बन करके जाते हैं यूएसए वगैरह में। इंडिया में वो अगर लोकल हो, बिना ब्रांड के हों, तो उसको हम 400 500 600 रुपये में शर्ट लेते हैं। जब उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है वही 3 से 4 हज़ार की हो जाती है, 5 हज़ार की, 10 हज़ार की हो जाती है। ये ब्रांडिंग होती है। तो ये भी एक तरीका होता है कि छोटी कंपनियों को ऑर्डर दिए जाते हैं और उसको ऑर्डर दिया जाता है तो उसको उसकी शर्तों को मानना होता है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान में रखना होता है, और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा करके अपने ब्रांड नेम के साथ वो कंपनी बाहर बेचती है उस प्रोडक्ट को। जैसे हम बहादुरगढ़ के आसपास की बात करें तो जो हल्दीराम, हम समझते हैं कि हल्दीराम मतलब कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का ब्रांड है। ये जो हल्दीराम के प्रोडक्ट है, ये जो आप बिस्किट के प्रोडक्ट पार्ले जी वगैरह देखते हो, तो यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियों में, छोटे छोटे कारखानों में इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद ब्रांडिंग उसी ब्रांड की हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं। लेकिन उनके लिए शर्तें ये होती है कि वो टेस्ट, वो चीज़ें, वो क्वालिटी, वो सब कुछ सेम होना चाहिए, तो वो वैसा तैयार कर देती है। तो ये तीसरा तरीका होता है। यानी कि ये 3 तरीके होते हैं जिनसे मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने व्यापार का विस्तार करती है, अपने व्यापार को फैलाती है। तो यहाँ पे बात हुई मल्टीनेशनल कंपनी की। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है और वो जब दूसरे देशों में निवेश करती है तो किन किन कारकों को ध्यान में रखती है और अपने व्यापार का विस्तार कैसे करती है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कैसे वैश्वीकरण संभव हुआ है। इसके साथ साथ जो विदेशी व्यापार है वो भी बाजारों को एकीकरण करने में, बाजारों को जोड़ने में मददगार है विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार से क्या होता है कि विदेशी व्यापार से जो उत्पादक और खरीदार है, दोनों के लिए एक अवसर बनता है। मान लीजिए कि अगर ये विदेशी व्यापार ना होता तो क्या वैश्वीकरण हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि विदेशी व्यापार से ही, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना चाइना में, ठीक, कोई प्रोडक्ट बना इंडिया में, इंडिया में जो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट विदेशी व्यापार हो रहा तभी तो उसकी डिमांड है ना। अगर वो विदेशी व्यापार नहीं होगा तो उसको पूछेगा कौन? लोकल मार्केट में उतनी डिमांड ना हो तो उत्पादकों को फायदा कब होगा? जब विदेशी व्यापार होगा, फॉरेन ट्रेड हम करेंगे,
ओके। दूसरे ये कि इससे खरीदारों के लिए फ़ायदा होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट हैं, हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं ये प्रोडक्ट और हमारे पास आ जाते हैं। वो सारे इंडिया में तो नहीं बनते ना, वो इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसी के थ्रू तो हमारे पास आ पा रहे हैं ना। तो इससे उत्पादक और खरीदार है दोनों को फ़ायदा होता है। हमें फ़ायदा होता है, हमारे पास विकल्प बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम भी कंट्रोल में होते हैं, वरना नखरे बढ़ जाते, रेट बढ़ जाते, दाम बढ़ जाते। तो ये भी हमें इससे फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो विदेशी व्यापार होता है, इससे उत्पादक हो घरेलू बाज़ारों से परे पहुंच पाते हैं। पहला जो फ़ायदा होता है उत्पादकों को कि उनको बाजार अधिक मिलता है। एक तो अदरवाइज अगर विदेशी व्यापार नहीं होता तो क्या होता, उनके प्रोडक्ट कहाँ रहते, इंडिया में ही रहते। और जब विदेशी व्यापार होता तो वो प्रोडक्ट दूसरे देश में पहुंच गए ना। जैसे टाटा कंपनी की अगर हम बात करें, 100 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। ओके, अब 100 देशों में क्या बिक पाते, नहीं बिक पाते ना, यही मार्केट रह जाती। तो एक तो विदेशी व्यापार है, इससे घरेलू बाजारों से परे भी पहुंचने के लिए मदद मिलती है। दूसरा, खरीदारों को फ़ायदा होता है कि सामान की पसंद का विस्तार हो जाता है, यानी कि हमारी चॉइसेस, विकल्प बढ़ जाते हैं। अब आप मार्केट में जाइए, सेल फोन लाने के लिए जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सेल फोन ले, इतने सारे ब्रांड हैं, कईयों के नाम भी आपको वहाँ जा कर के पता चलेंगे कि अच्छा ये भी ब्रांड है। तो वो कहाँ से अवेलेबल हुए, विदेशी व्यापार के कारण। अगर ये विदेशी व्यापार आपस में लेन देन ना होता तो क्या वो प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं पहुँच पाते। इसके साथ साथ दो बाज़ारों में सामान हैं उनकी कीमतें भी बराबर हो जाती है, यानी कि दो देशों में जो निर्माता है वो हज़ारों मील तक अलग होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन करते हैं। एक ये भी होता है कि इससे प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो कम भी होते हैं और एक समान भी हो जाते हैं। अब चाइना में जो प्रोडक्ट बिक रहा है और जो इंडिया में बिक रहा है, तो प्रोडक्ट के रेट लगभग इक्वल हो जाते हैं, इंटरनेशनल जो व्यापार हो रहा है उसके कारण। साथ साथ ये भी होता है कि इंडिया का जो कोई प्रोड्यूसर है वो जो अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका में, वहाँ के प्रोड्यूसर के साथ कंपटीशन कर सकता है। हज़ारों मील दूर बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्योंकि हमारा सामान वहाँ की मार्केट में पहुँच रहा है। आपने कालिगो एक्ट के बारे में, कालिको एक्ट है उसके बारे में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था ना, कि हमारा कपड़ा पहुँचता था इंग्लैंड में। इंग्लैंड वालों को एक कानून बनाना पड़ा कि भारतीय कपड़े के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि भारतीय कपड़ा वहाँ की मिलों को टक्कर दे रहा था। तो ये कैसे संभव हुआ, विदेशी व्यापार के कारण। तो विदेशी व्यापार ने जोड़ा ना हमें, आपसी बाजार को जोड़ दिया, एक दूसरे के प्रोडक्ट दूसरे देश में पहुंच रहे हैं, आपस में कंपटीशन हो गया। तो वैश्वीकरण ने इसको लाने में विदेशी व्यापार का भी एक योगदान है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि विदेशी व्यापार के लाभ बताइए, विदेशी व्यापार कैसे वैश्वीकरण में सहायक है। तो ये हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स में बताना है कि इससे एक तो उत्पादक है उनको फ़ायदा पहुँचता है कि इससे उसे अपने देश के अलावा बाहर के बाज़ारों तक अपने प्रोडक्ट को बेचने में आसानी रहती है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास विकल्प बढ़ जाते हैं, जो खरीदार होते हैं, जो हम कह सकते हैं उपभोक्ता होते हैं, उनको, हमें कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है। तीसरा ये कि आपस में कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने से वस्तुओं के जो दाम होते हैं वो एक समान भी होते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो ये विदेशी व्यापार है, उसका प्रभाव होता है जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया। यानी कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिन्होंने पूरे विश्व को आपस में जोड़ा है या फिर कनेक्ट किया है। ठीक, अब हम दोबारा से उसी चीज़ के ऊपर आते हैं, वैश्वीकरण है क्या। क्योंकि हमने शुरुआत तो वैश्वीकरण से की थी, लेकिन हमने उस चीज़ को फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिए कि कैसे व्यापार से, कैसे मल्टीनेशनल कंपनी से हम आपस में जुड़ें। अब उसी चीज़ के ऊपर जहाँ से हमने शुरुआत की थी वापस आ रहे हैं कि वैश्वीकरण क्या है। उसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे कि वैश्वीकरण जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में जो एकीकरण या जो कॉन्टेक्ट या इंटरडिपेंडेंट की प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा एकीकरण है, विश्व जमा में एकीकरण से ये शब्द बना है, यानी कि जो पूरे विश्व का एकीकरण है, पूरे विश्व के देश जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उससे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण जो देश हैं उनके संबंध आपस में मजबूत हुए हैं। मजबूत कैसे हैं, एक तो वस्तुएं को उत्पादन अधिक हो गया, वो एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचने लगी। सेवाएं हैं, जैसे कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर कंपनी अमेरिका की प्रोडक्ट बेच रही है चाइना में, कॉल सेंटर इंडिया, बेंगलोर, नोएडा में है, तो हम कनेक्ट हो गए ना सेवाओं के कारण। ओके, जैसे कुछ भी कार्य है वहाँ पर किया जा रहा है, कंपनी कहीं और की, और उसका सारा का सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इंडिया में, कनेक्ट हो गए ना सेवाएं।
तो सेवाएं या वस्तुओं के आपसी जो लेन देन के कारण, या जो विदेशी निवेश हो रहा है उसके कारण, या जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण हम आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए ना। जैसे हम अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट छोड़िए, हर हाथ में मोबाइल है। हम जो इंटरनेट कॉल है या व्हाट्सएप कॉल है, या अगर हम बात करें किसी और ऐप के थ्रू कॉल है, तो हम एक ही मिनट में हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, एक ही मिनट में हम अमेरिका पहुंच सकते हैं, लाइव कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ से। तो इससे हम आपस में जुड़े हैं। ओके, तो ये जो जुड़ना है आपस में, विश्व का जो एकीकरण है, पूरे विश्व का गांव की तरह बनना है, ग्लोबल विलेज की तरह बनना है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। लोग आमतौर पर बेहतर आय, बेहतर जो नौकरी है या बेहतर शिक्षा है, उनकी तलाश में एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, क्योंकि पहले जाना संभव नहीं था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, जो हमारा एयरवेज है उससे आसानी से चले जाते हैं। सुबह बैठिए आप, 4 घंटे में जाकर के आप लंदन पहुंच जाते हो, आप उसी सेम डे ही आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो, न्यूजीलैंड पहुंच जाते हो, अमेरिका पहुंच जाते हो। ये कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण। और इससे क्या हुआ? हम आपस में जुड़ गए हैं, सेम डे यूएसए से इंडिया पहुंच जाते हैं। तो इससे भी वैश्वीकरण हुआ है। और ये जो वैश्वीकरण है, इसको कई सारे नामों से पुकारा जाता है। इसको हम भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। ओके, जैसे हिस्ट्री में एक आपका चैप्टर दिया गया है, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए तो नहीं है, लेकिन भूमंडलीकृत विश्व का बनना एक चैप्टर है। तो वो भूमंडलीकृत विश्व मतलब वैश्वीकरण है। तो इसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, वैश्वीकरण भी कहा जाता है, इसको जागृतिकरण भी कहा जाता है, इसको विश्वयान भी कहा जाता है, पृथ्वीकरण भी कहा जाता है, इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। तो एक ही टर्म के कई सारे नाम हैं, और बात सीधी सी एक ही है, चाहे हम किसी भी तरीके से बोल दें, कि पूरे विश्व का एक हो जाना ही वैश्वीकरण है। अब जो पूरे विश्व के बाजार है वो आपस में जुड़ गए, इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। ठीक, तो हमने अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वैश्वीकरण है क्या। अब हम वैश्वीकरण के अलग एस्पेक्ट्स को थोड़ा और समझेंगे। ये जो वैश्वीकरण है, ये संभव क्यों हुआ है, इसको संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से। तो इसमें से हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी की तो बात कर ली है पहले, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है या फिर उत्पादन करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। जैसे कि टाटा की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, रेनबैक्सी की बात करें, हम कोका कोला की बात करें, वीवो की बात करें, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, ये सारी क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ओके, जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन करती हैं। इससे वर्ल्ड है वो कनेक्ट हुआ आपस में, क्योंकि प्रोडक्ट कहीं का बिक कहीं रहा है, डिजाइनिंग कहीं पर हो रही है, उसके कल पुर्जे कहीं पर बन रहे हैं, तो हम आपस में कनेक्ट हो गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। क्लियर? तो एक तो इसने संभव बनाया। दूसरा है तकनीकी विकास। अगर ये तकनीकी विकास नहीं होता तो भी वैश्वीकरण नहीं होता। तकनीकी विकास मतलब जैसे टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का मतलब इसमें बात करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए कोई लंदन में बैठा है, उसे मैगजीन पब्लिश करवानी है, तो उसने अपना कंटेंट भेज दिया इंडिया में, ऑनलाइन मेल कर दिया। ठीक, मेल कर दिया, और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हमें मैगजीन पब्लिश करवानी है, इस तरीके से डिजाइनिंग हमें चाहिए, एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे उसकी डिजाइनिंग हो गई, सब कुछ सेट हो गया उस मैगजीन का, और उसके बाद वापस मेल कर दिया गया, मेल किया गया, वहीं पर उसकी करेक्शन वगैरह कर देगी, वापस मेल आ गया। उसके बाद उसका प्रिंट फाइनल ओके वहाँ सेंड कर दिया, प्रिंट वहीं पे निकल गया, पेमेंट ऑनलाइन हो गई। देखिए, ना लंदन वाला यहाँ आया दिल्ली में, ना दिल्ली वाला वहाँ गया, काम हो गया और प्रिंट भी हो गया, पेमेंट भी आ गई। कैसे हुआ? तकनीकी विकास जो है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों का विकास है, उसके कारण हुआ है। जैसे पहले की अगर बात करें तो पहले आमतौर पे जो बिजनेस देखा जाता था, तो लाला जी होते थे, वो अपनी दुकान के ऊपर बैठे होते थे, मोटा उनका चश्मा होता था, चश्मे से सारा दिन कैमरे की तरह देखते रहते थे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और 2 मिनट के लिए वो वॉशरूम जाते थे, पीछे से गड़बड़ हो जाती थी। संभालना, व्यापार को संभालना, दुकान को संभालना इतना आसान नहीं था। अब देखिए, कंपनी कहीं की है, क्या वो खुद आकर के चेक करते हैं? नहीं ना, सब जगह पे वो काम चल रहा है। कैसे चल रहा है वो सारी चीज़ें, मैनेज कैसे हो रही है? ये तकनीकी विकास के कारण हो पा रही है। ये जो ईमेल है, कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत हम, कम्युनिकेट कर पाते हैं तुरंत हम। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने भी वैश्वीकरण में मदद की है। ये जो सोशल मीडिया, इससे हम कनेक्ट हुए ना, एक दूसरे के कल्चर को समझे, एक दूसरे के प्रोडक्ट को हम समझ रहे हैं, वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो ये तकनीकी विकास है, इससे भी वैश्वीकरण संभव हुआ है। तीसरा, परिवहन के साधनों का विकास, कि संचार के साधनों का विकास तो ठीक है, इससे हम एक दूसरे को समझ पाएँ, व्यापार करना आसान हो गया, व्यापार पर नियंत्रण करना आसान हो गया। लेकिन ये चीज़ें शायद अधूरी रह जाती अगर परिवहन के साधनों का विकास ना हो पाता। अब
अगर हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तुरंत जा पाते हैं, एयरवेज़ के थ्रू जा पाते हैं ना। अगर हम वाटरवेज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब जो प्रोडक्ट है वो तुरंत पहुँच जाता है। जो इटली के अंगूर हैं, ग्रेप्स है, वो ख़राब नहीं होते और इंडिया पहुँच जाते हैं। पहले के टाइम में 6 महीने लग जाते थे जब तक वो अंगूर अगर पहुँचे, तो पहली बात तो वो पहुँच ही नहीं पाते थे, और पहुँचे तो उस वक्त तक अगला मौसम आ चुका होता था। तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई कनेक्ट? वो परिवहन के साधनों के कारण भी हुई है कि इससे प्रोडक्ट जो एक देश के वो दूसरे देश में आने ईजिली आ जाते हैं, फास्ट आ जाते हैं, सस्ते में आ जाते हैं। तो इससे भी वैश्वीकरण संभव हो पाया। हम जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कैसे जा पाते हैं? जो परिवहन के साधनों का विकास हुआ तभी तो जा पाते हैं ना। इसके साथ साथ उदारवाद है। ये जो उदारवाद है इसकी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर साल पूछे गए हैं। लिबरलाइजेशन क्या है, उदारवाद से आप क्या समझते हो, व्यापार अवरोधक क्या है, तो उसके हम आगे बात करेंगे। तो ये जो उदारवाद है इसने भी वैश्वीकरण को संभव बनाया। उदारवाद की नीति क्या है कि जो देश हैं अब वो विश्व व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं, खुले व्यापार की नीति को अपना रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे विदेशी कंपनियों को या विदेशी व्यापार है उसको कंट्रोल किया जाता था, टैक्स बढ़ा दिए जाते थे। अब टैक्स बढ़ा दिया, सीधी सी बात है कि अगर वो देश में प्रोडक्ट आएगा तो वो 2-3 गुना महंगा होगा तो कौन खरीदेगा, ऑटोमेटिक वो व्यापार बंद हो जाता था। लेकिन अब हमने लगभग विश्व के सभी देशों ने उदारवाद की नीति को अपनाया, और जिसके कारण विदेशी कंपनियां वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर पाती है। तो इससे भी वैश्वीकरण संभव हो पाया। जैसे 1991 से पहले की बात करें तो अपने यहाँ पर हमने व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था, जो हम आगे समझने वाले हैं, और हमने उदारवाद की नीति को अपनाया 1991 में, 1991 में। उसके बाद वैश्वीकरण संभव हो पाया हमारे देश में। तो ये भी एक बड़ा कारक है जिसने वैश्वीकरण को संभव बनाया। उसके बाद है लोगों का प्रवाह। लोगों का प्रवाह कैसे? लोगों का जो प्रवाह है उसने भी आपस में जोड़ा कि हम यहाँ से कितने सारे लोग हैं जो कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली जाते हैं। तो इससे हम एक दूसरे के देशों में गए तो वहाँ की कल्चर को समझा, और वहाँ जब गए तो हमने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिया, आपस में आना जाना शुरू हो गया। इससे भी पूरे विश्व में एकीकरण का भाव पैदा हुआ। इससे भी विश्व का व्यापार के विस्तार में मदद मिली। तो इससे भी वैश्वीकरण है उसको बढ़ावा मिला। तो ये 5 कारक हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाया। अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना कि ये कारक कैसे है। इसमें उदारवाद को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो ये बात हुई कि वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ, पूरे विश्व आपस में जुड़ा कैसे, कनेक्ट कैसे हुआ है, और कौन से कारकों ने इसको संभव बनाया। तो इसमें हम उदारीकरण की बात करेंगे, उदारीकरण या उदारवाद। उदारीकरण की अगर बात की जाए तो उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। ओके, उदारीकरण का मतलब है कि बंद और विनियमित जो अर्थव्यवस्था उससे आ जाती। अब ये भी समझ में नहीं आया। उदारीकरण का मतलब होता है कि जहां पर सरकार का इंटरफेयर सबसे कम होता है। ये भी समझ में नहीं आएगा। और इजी तरीके से हम समझते हैं कि जब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित जो बाधा या प्रतिबंध है उनको हटाना उदारीकरण कहलाता है। यानी कि विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के ऊपर सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो बाधाएं लगाई जाती हैं या व्यापार अवरोधक जो लगाए जाते हैं, उनको हटाना उदारीकरण कहलाता है। ठीक समझ में आ गया? यानी कि विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के ऊपर जब सरकार है वो व्यापार अवरोधकों को या बाधाओं को या प्रतिबंधों को हटा लेती है तो उसे हम बोलेंगे उदारीकरण। यानी कि ये खुले व्यापार की नीति होती है। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उदारीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक क्या होता है? व्यापार को रोकने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए सरकार कई बार क्या करती है? टैक्स को घटाती है या बढ़ाती है। यानी कि आयात या निर्यात है उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देती है, तो उसे हम व्यापार अवरोधक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें पाकिस्तान की चीनी नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, व्यापार अवरोधक हो गया। ओके, 2 तरीके से व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं। एक तो ये टैक्स को बढ़ा दिया, मतलब काम ही खत्म कि वो प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो महंगा आएगा, कोई खरीदेगा नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो गया। एक दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि ठीक है पाकिस्तान से चीनी इंडिया में आ सकती है लेकिन इतनी ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो 2 तरीके से व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं। तो ये व्यापार अवरोधक है, ये पहले प्रयोग में लाए जाते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत आए थे, अब सीमित मात्रा में, तो उससे वैश्वीकरण संभव नहीं हो पाया था। लेकिन सभी देशों में व्यापार अवरोधकों को हटा दिया तो इससे वैश्वीकरण संभव हो पाया। तो उदारीकरण क्या है कि सरकार के द्वारा व्यापार प्रतिबंधों, बाधाओं या फिर व्यापार अवरोधकों को हटाना व्यापार
अवरोधकों को हटाना उदारीकरण कहलाएगा। ठीक, और व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? आयात या निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाना या फिर व्यापार को रोकने के लिए उसको बाधित करने का जो प्रयास किया जाता है उसको हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। अब यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि ट्रेड बैरियर लगाए क्यों जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, वो विदेशी व्यापार को घटाने या बढ़ाने के लिए या देश में किसी प्रकार का माल है वो आना चाहिए या कितना आना चाहिए, इन सब के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग करती है। किसके लिए? कि अगर मान लीजिए हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है किसी चीज़ का, उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो सरकार क्या करती है? व्यापार अवरोधक लगा देती है। और अवरोधक लगाने का मतलब क्या होता है? सीधे तौर पे टैक्स बढ़ा देती है। या फिर कई बार ये होता है कि हमारे पास सामान तो आना चाहिए लेकिन इतना आना चाहिए, तो उसके लिए हम कोटा फिक्स कर देते हैं, कितना ही आ सकता है, उससे ज़्यादा आएगा तो हम टैक्स बढ़ा देंगे, तो उससे हम व्यापार अवरोधक का नाम देते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने देश में व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था, ट्रेड बैरियर्स लगाए थे। अब क्यों लगाए थे? भारतीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है उससे बचाने के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ था कि जब हम आज़ाद हुए थे तो अपने यहाँ पर जो भारतीय कंपनियाँ थी वो तो बिल्कुल बच्ची थी ना, डेवलप ही नहीं हुई थी। अगर उस वक्त हम व्यापार अवरोधक ना लगाते तो क्या होता? विदेशी कंपनियाँ इंडिया में आती, उनके प्रोडक्ट बिकते, इंडिया वाली कंपनियाँ क्योंकि न्यू डेवलप्ड हो रही थी वो तो ख़त्म ही हो जाती, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, हम वैसे के वैसे ही रह जाते। इसलिए हमने आज़ादी के तुरंत बाद क्या किया? व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया। यानी कि जो ब्रिटेन से आता था या यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट थे उनके ऊपर रोक लगा दी। हमने कहा कि इंडियन कंपनी है, उन्हीं का प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा ताकि उनको डेवलप होने का मौका मिल पाए। तो हमने भारतीय कंपनियों के विकास के लिए, भारतीय कंपनियों को जो विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए आज़ादी के बाद व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था। अब ये जो व्यापार अवरोधक के जो थे, ट्रेड बैरियर्स थे, इनको हमने 1991 के आसपास हमने हटा दिया था। यानी कि 1991 में इनको हटा दिया गया था। अब ये क्वेश्चन कैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जैसे उदारीकरण की नीति से आप क्या समझते हो, या फिर कई बार क्वेश्चन ये लॉजिकल एक क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने व्यापार अवरोधकों का प्रयोग क्यों किया तथा बाद में 1991 में इनको हटाया क्यों। ओके, दोनों चीज़ें तो क्यों किया ये तो समझ में आ गया कि 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरकार ने भारतीय कंपनियों को विकास के लिए और भारतीय कंपनियों को कंपटीशन से बचाने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था। उसके बाद 1991 में सरकार ने इन अवरोधकों को हटा दिया था। इसका कारण ये था कि सरकार को लगा कि भारतीय जो कंपनी है अब उनको दुनिया भर के जो उत्पादक हैं उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सरकार को लगा कि अब एक तो अच्छी पोजीशन में, दूसरा ये कि इससे कंपटीशन अगर होगा तो इससे क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ेगी भारतीय कंपनियों की। दूसरा ये होगा कि भारतीय कंपनियों को भी विदेश में व्यापार करने का मौका मिल पाएगा। यानी कि ये सोच करके फिर हमने 1991 में इन अवरोधकों को हटा दिया था और इनको हटाना उदारीकरण कहलाता है। यानी कि हमने उदारीकरण की नीति कब अपनाई? 1991 में अपनाई थी। और 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाने का सीधा प्रभाव क्या पड़ा? हमने वैश्वीकरण की तरफ 4 कदम बढ़ा लिए थे, क्योंकि इसी के बाद वैश्वीकरण की शुरुआत होती है और उसका असर हमारी मार्केट पे, हमारे समाज के ऊपर दिखता है। जैसे अगर हम बात करें वैश्वीकरण से पहले के पीरियड की, तो अपने यहाँ पे ब्रांड की बात करें तो जैसे मोबाइल की बात करें 1 या 2 प्रोडक्ट होते थे, गाड़ियों के 1 या 2 प्रोडक्ट होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ आ गई, विदेशी कंपनियां इंडिया में आने लग गई। ओके, इससे फायदे ही फायदे हुए जो हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये हुआ कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से थे और उदारीकरण की जो नीति है उसको हमने अलग से समझा, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि भारत सरकार है, यहाँ पर अपने देश की अगर बात करें तो उदारीकरण के हमने क्या क्या उपाय किए, यानी कि हमने क्या कुछ ऐसा किया कि जिससे हम यूँ कह सके कि विदेशी कंपनियां भारत की तरफ दौड़ करके आई, या विदेशी कंपनियां विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने कौन सी नीतियों को अपनाया। इसमें पहली जो चीज़ हमने की कि हमने लाइसेंस से उद्योगों को छूट दे दी। पहली जो चीज़ की, जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो पहले उनको लाइसेंस की नीड होती थी। अब हमने क्या किया कि उस नीति के बाद कुछ उद्योगों को छोड़ करके जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट, जैसे जो गोला बारूद बनाते हैं या जो हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, या जैसे जो केमिकल से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके बाकी में लाइसेंस को ख़त्म कर दिया कि आप पैसा होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाइए। ओके, तो ये
ईजी हो गया कि विदेशी कंपनियां वो तेजी से फिर भारत की तरफ आने लगी। यानी कि एक तो हमने उपाय ये किया। दूसरा उपाय ये किया कि उत्पादन की हमने स्वतंत्रता दे दी कि आप उत्पादन कितना करोगे, कैसे करोगे, उसके ऊपर रोक टोक जो पहले थी वो हमने हटा दी। तीसरा हमने क्या किया कि छोटे उद्योगों की निवेश की सीमा का विस्तार कर दिया। पहले यह था कि छोटे उद्योगों में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पेपर वर्क ये दिखाओ वो दिखाओ, वो हमने ख़त्म कर दिया कि छोटे उद्योग हैं, आपको पैसा लगाना है आप लगाइए, आपको बिजनेस करना है आप बिजनेस कीजिए। सिर्फ एक तरीके से कि वो सर्टिफिकेशन जो अब भी होता है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है तो गवर्नमेंट से वो अप्रूवल लेनी होती है, जो प्रोसीजर काफ़ी सिंपल कर दी गई। इसके साथ साथ विदेश से जो मशीनरी और कच्चे माल का जो आयात था उसको हमने लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। यानी कि उसके ऊपर जो कर थे बहुत ज़्यादा, वो जो टैक्सेस लगाए हुए थे वो हमने हटा दिए। ये कुछ कदम उठाए हमने उदारीकरण के लिए, यानी कि लाइसेंस से उद्योगों को छूट दे दी, उत्पादन की स्वतंत्रता दे दी कि आप उत्पादन किस प्रकार का करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, ये हमने जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ऊपर छोड़ दिया। छोटे उद्योगों में निवेश की सीमा है वो हमने हटा दी एक तरीके से, और विदेशों से मशीनरी और कच्चे माल का आयात करना हमने आसान कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, वो इंडिया में आए और निवेश कर पाए। तो ये सब कुछ किया था भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत, ताकि भारत में तेजी से वैश्वीकरण है उसका विस्तार हो पाए। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था की, वो है विश्व व्यापार संगठन। अब ये विश्व व्यापार संगठन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर में पूछे जाते हैं, और अमूमन अगर बात करें लास्ट 10 ईयर्स की तो 6-7 टाइम्स शायद ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया कि विश्व व्यापार संगठन है क्या और उसके कार्य या उद्देश्य क्या होते हैं। एक ही चीज़ है, कार्य है वही इसके उद्देश्य है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में की गई थी, और जब 1995 में इसकी स्थापना की गई थी इसमें भारत भी इनके संस्थापक देशों में शामिल था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ के सदस्यों ने 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान का मतलब है कि ये रिसेंटली अपडेट है 2016 के अकॉर्डिंग, तो इसके 165 देश सदस्य थे। अभी की अगर बात करें करंट में तो इसके देशों की संख्या काफ़ी बढ़ गई होगी, तो आप करंट भी गूगल से सर्च करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज हम 2016 का डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, तो यूएनए को सदस्यों के द्वारा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है, और 165 से अधिक जो देश है वो इसके मेंबर है। अब ये जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO है, इसके कार्य या उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर हमें समझना है कि इसका मुख्य जो कार्य है वो राष्ट्रों के बीच में व्यापारिक समझौते करवाना, यानी कि विभिन्न देशों के बीच में व्यापार है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता है विश्व व्यापार संगठन। दूसरा, व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करता है, यानी कि समय समय पर इनकी मीटिंग होती है तो उसमें कोशिश की जाती है कि व्यापार को लेकर के विभिन्न देशों के बीच में समझौते हो पाए, व्यापार का विस्तार हो पाए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निश्चित करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नियम बनाने के लिए कोई तो संगठन चाहिए ना, कि कहाँ पे कैसे होगा, कहाँ पे गड़बड़ हो तो क्या हो सकता है। तो वो जो नियम है वो नियम तय करता है विश्व व्यापार संगठन। इसके साथ साथ खुले व्यापार की जो नीति है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता है, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप व्यापार अवरोधक है उनको हटाइए, खुले व्यापार की नीति को अपनाइए, उदारीकरण की नीति को अपनाइए, तो उसके लिए प्रयास करता है। इसके साथ साथ विभिन्न देशों के बीच में व्यापार संबंधी अगर झगड़े हो जाए तो उसका निपटारा करना भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। यानी कि सीधे तौर पे देखें तो विश्व व्यापार संगठन है, इसके प्रमुख कार्य क्या है कि एक तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, दूसरा खुले व्यापार की नीति या उदारीकरण की नीति है उसको बढ़ावा देने का यह प्रयास करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निश्चित करता है, इसके साथ साथ आपसी जो व्यापारिक झगड़े होते हैं उनको निपटाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि मुख्य तौर पर आप कॉमन वे से भी अगर सोचो कि विश्व व्यापार संगठन है उसके कार्य क्या हो सकते हैं तो यही हो सकते हैं ना, यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, साथ साथ खुले व्यापार की नीति को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार के लिए नियम निश्चित करना, व्यापारिक झगड़ों को निपटाना, ये सब कुछ कार्य होते हैं और यही उद्देश्य होते हैं विश्व व्यापार संगठन के। ये आपके 3 मार्कर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि वैश्वीकरण कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से कारक है जिनके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीनेशनल कंपनीज और उदारीकरण की नीति, जिनको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया कि भारत में वैश्वीकरण को बढ़ावा कब दिया गया और क्यों दिया गया। और साथ साथ हमने बात की
कि वैश्वीकरण को अभी अगर बात की जाए तो बढ़ावा देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है और ये क्या कार्य करता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम वापस लौट आते हैं भारत के ऊपर कि भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। ये आपके इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो प्रभाव की अगर बात करें तो कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो खराब भी रहे हैं। तो इस चैप्टर की जो समरी है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से हम पूरी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम दोबारा से देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज को तो हमें अच्छा लगेगा कि अच्छा इससे ये हमारे ऊपर असर पड़ा है, आपकी किचन के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे कि वैश्वीकरण से क्या हमारे लिए पॉजिटिव जो इसके इम्पैक्ट्स रहे। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा है सकारात्मक प्रभाव, किससे हमें अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। वैश्वीकरण के क्या कारण क्या हुआ है कि पहले की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि मोबाइल मार्केट की बात करें तो मोटरोला और नोकिया 2 ही फ़ोन होते थे, एम्बेसडर और मारुति 2 ही गाड़ियाँ होती थी, सलोरा या एक और ओनिडा 2 ही टीवी होते थे, ब्रांड अवेलेबल नहीं थे। अब की अगर बात करें तो आप मोबाइल मार्केट में चले जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी ब्रांड्स है। गाड़ी आपको रोड पे निकल जाइए, आप अगर 10 मिनट तक खड़े रहोगे तो आपको 100 ब्रांड वहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसे आप किसी मॉल में चले जाइए तो वहाँ पर आप अलग अलग, अगर शोरूम की तरफ जाओगे तो आपको अलग अलग ब्रांड के कपड़े दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाई? वैश्वीकरण के कारण। यानी कि हमारे पास विकल्प बढ़ गए। पहले क्या थे? चॉइसेज ही नहीं थी। मार्केट में जाकर के 2 चीज़ें जी, एक ले लो, और कोई उपलब्ध ऐसे ऑप्शन ही नहीं थे ना। अब चाहे वो ऑटोमोबाइल की बात हो, गाड़ियों की हो, मोबाइल की हो, कपड़े की हो, किसी भी सामान की हो, सेल फोन की हो, तो विकल्प हमारे पास बढ़ गए। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ जो उपभोक्ता उनके लिए, आम लोगों के लिए, कि लोगों के लिए अब विकल्प बढ़ गए, ज़्यादा चॉइसेस है हमारे पास। दूसरा, ये कम मूल्य में उपलब्ध है। यानी पहले क्या होता था, अगर जैसे मैं 1998 की बात करूं तो उस वक्त नोकिया मोबाइल था और नोकिया का 1101 मोबाइल आता था जिसमें टॉर्च जलती थी और सांप वाला एक खेल हुआ करता था, ठीक, गेम हुआ करता था, उसका बिल रखा हुआ घर पे। तो उस वक्त जो मोबाइल वो था उसका बिल पड़ा घर पे 6800 रुपये का था, 6800 रुपीज़ का, कुछ नहीं था उसमें। अब अगर आप 900 रुपये में भी मार्केट में जाकर के ख़रीदो तो आपको मल्टीमीडिया फ़ोन मिलता है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, वीडियो देख भी सकते हो, कैमरा भी है, ड्यूल सिम भी है, सब कुछ है। कीमतें कम हो गई है। ये कीमतें, प्राइसेस कम क्यों हुए? ये प्राइसेस कम हुए कंपटीशन के कारण। कंपटीशन जब बढ़ता है तो वो कम से कम दाम के ऊपर हमें अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल को हम समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण से कैसे होता है कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी में एक ही शॉप है, ओके, एक ही शॉप है आसपास में और दूसरी शॉप दूर पे है। तो अब वहाँ का जो दुकानदार वो क्या करेगा, जैसे आप पेटीज वगैरह खाते हो तो क्या करेगा, यह जो प्रोडक्ट है तो वो आपको महंगी देगा क्योंकि उसे पता है कि आप दूर तक जाओगे नहीं, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 3 और शॉप आ गई। उसके बाद क्या होगा कि वो पेटीज जो आप ले रहे थे या समोसे या जो भी प्रोडक्ट ले रहे थे वो 15 का दे रहा था, लेकिन अब वो 12 का दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि दूसरे वाले सस्ते देंगे। हमें कस्टमर को जोड़े रखना है। तो ये असर पड़ा है वैश्वीकरण का कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में अवेलेबल हो गए। ये जो सेल फोन हो, चाहे वो गाड़ियों की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो, वो सस्ते में हो गए। जैसे अब सिम कार्ड की बात करें, सिम कार्ड फ्री में लीजिए, 100 रुपये टॉक टाइम लीजिए। किसी टाइम में BSNL के सिम कार्ड 2000 रुपये मिला करते थे। 6 मंथ की वैलिडिटी लेने के लिए 550 रुपये, 550 का रिचार्ज करना होता था। अब सस्ते क्यों हो गए? कंपटीशन बढ़ गया। तो जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो उससे दाम कम होते। तो वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अधिक कंपनियां आने से उनके दाम कम हुए, सस्ते में हमें वो सुविधाएं, वो वस्तुएं मिलने लगी। इसके साथ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्वालिटी, जैसे उसी एग्जाम्पल को लें कि एक दुकानदार था और अब उसमें 3 दुकानें और आ गई है। तो पहले वो आपको बासी पेटीज देता था, बासी समोसे देता था, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ गया तो उसे पता है कि कस्टमर के पास ऑप्शन है, यहाँ नहीं तो वो दूसरे में चला जाएगा। अब वो बेटर सर्विस देगा। पहले वो जहाँ पे सॉस वगैरह अवेलेबल करवाता था, मक्खियाँ भिन भिन आती थी, अब वो पाउच के लिए पूछेगा, बेटा पाउच लोगे? पाउच लीजिए, नया मंगवाया, फ्रेश पैटीज है, कैसी लगी, अच्छी है ना, टेस्टी, ये चीज़ें पूछने लगी है। ये चीज़ें आपको मोबाइल में भी दिखाई दे रही है, ये चीज़ें आपको गाड़ियों में दिखाई दे रही है, हर प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है। पहले जो सेल फोन आते थे
या पहले जैसे BSNL MTNL के जो फ़ोन लगे होते थे 6-6 महीने तक ख़राब होते थे, ख़राब रहते थे, ठीक ही नहीं होते थे। अब जो क्वालिटीज़ आपको मिलती है, जैसे सेल फ़ोन की ही बात कर लीजिए, क्वालिटी मिलती है, एक अलग ही लेवल की क्वालिटी मिलती है ना। तो ये क्वालिटी भी बेटर हुई है वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। प्रोडक्ट अगर मार्केट में टिकना है तो कुछ बेहतर देना पड़ेगा। सेवाएं बेटर हुई है, सेवाओं की, जैसे मैंने BSNL के या MTNL के फ़ोन की बात की। अब क्या होता है, अब 5 मिनट में कॉल कीजिए, घर पे आकर के सर्विस दे करके जाते हैं, चाहे वो AC की हो, चाहे वो किसी और प्रोडक्ट की हो, सर्विस मिलती है ना, घर पे अवेलेबल होती है, एक कॉल के ऊपर अवेलेबल होती है। तो वो सेवाएं क्यों बढ़ी? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर करते हो, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो घर पे आकर के वो उठा करके लेके जाते हैं। जो होटल हैं वो आपको जोमेटो के थ्रू या किसी और के थ्रू आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, सेवाएं बेटर हुई है वैश्वीकरण के कारण। अगर ये एक कंपनी होती, नखरे बहुत होते, 2 कंपनी होती तो भी नखरे बहुत होते। तो जितनी ज़्यादा ये कंपनी बढ़ी है, इससे हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं? चॉइसेस बढ़ गई है, दाम कम हो गए, क्वालिटी बेटर मिल रही है, सेवाएं बेटर मिल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बेटर हुआ है, बेहतर जीवन सत्र। एक फ़ायदा ये हुआ, क्यों हमारे पास जब ये सारी सुविधाएं आई है, सस्ते में आई है, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव होना ना, हुआ है ना, इसी के कारण इम्प्रूव हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल हो पाए। अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाते तो हम अभी भी उसी तरीके से रह रहे होते। तो ये जीवन सत्र को इम्प्रूव करने के लिए तो इनकम भी चाहिए, तो इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि देश का डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, ये प्रोडक्ट भी हमारी पहुंच में, आम जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पीपल की बात करें तो हमारी पहुंच में भी ये प्रोडक्ट आ गए हैं, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। और वो सब कुछ वैश्वीकरण के कारण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। इसके साथ साथ एक जो सकारात्मक इसका प्रभाव ये पड़ा है, रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। देश में लाखों लोग हैं जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लाखों लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट करने लगे हैं। एक्सपोर्ट कब किया? जब वैश्वीकरण हुआ, तब हमने करना शुरू किया। तो ये रोजगार में भी इससे बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। हमारा विदेशी व्यापार है वो भी बढ़ा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि पहले हमने व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर रखा था। सीमित तौर पर ही सामान विदेशों से आते जो आवश्यक वस्तुएं थी, बाकी तो हमने रोक लगा रखी थी। तो हमें कौन घुसने देता, व्यापार कौन करने देता? तो अब हमने जब वैश्वीकरण को अपनाया, उदारीकरण की नीति को अपनाया, तो हमारे विदेशी व्यापार में भी इससे बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। साथ साथ हमारे देश में वैश्वीकरण के कारण नवीन तकनीक का आगमन हुआ है। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए तो नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आई ना, इससे हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको भी फायदा मिला है। इससे देश की जो MNCs हैं उनको लाभ मिला है वैश्वीकरण से। यानी उदारीकरण की नीति अपनाई तो देश की कंपनियां, जो बहुत सी कंपनियां जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का मौका मिला, क्योंकि अगर ये वैश्वीकरण नहीं हो पाता तो हमारी देश की कंपनी हमारे देश में ही रहती, प्रोडक्ट क्या 100 से ज़्यादा देशों में या बाकी देशों में बेच पाते? नहीं बेच पाते। इससे देश का तेजी से आर्थिक विकास भी हुआ। अगर हम 1991 की बात करें तो 1991 के बाद एकदम से हमने जंप लगाया, जैसे हम 20 से 30 साल आगे आ गए हों एकदम से उदारीकरण की नीति के कारण। तो हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए। तो जो चीज़ें USA में, वो चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हुई। हम अगर अपनी खुद की बनाने की चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, उसके बारे में सोचते तो शायद हम 50-60 साल और पीछे चल रहे होते। तो ये भी फ़ायदा मिला है। इससे देश में निर्धनता में कमी आई, क्योंकि जब रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो नेचुरली है गरीबी में, निर्धनता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इससे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर वो जो बाजार है वो भारतीय उद्योगों को मिले। साथ साथ जो मशीनें वगैरह है, टेक्नोलॉजी है, जब विदेशों से आई, इससे उद्योगों को फायदा हुआ। तो इससे भारतीय उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ है। इसका वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा कि हम एक दूसरे देश की संस्कृति, कल्चर को जान पाए, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो इससे एक दूसरे देश की संस्कृति है वो आपस में जुड़ी है, आपसी जो समझ है वो विकसित हुए। तो ये भी एक इसका वैश्वीकरण का प्रभाव रहा। तो काफ़ी सारे प्रभाव है, जिनमें से आप कोई 5 या 6 प्रभाव वो अच्छे से कर लीजिए कि कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जो अच्छे प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के। यानी कि विकल्प ज़्यादा उपलब्ध हो गए, कीमतों में कमी आ गई, ज़्यादा बेटर गुणवत्ता है, ज़्यादा बेहतर सेवाएं मिलती है हमें, रोज़गार में वृद्धि हुई है, देश की आय में वृद्धि हुई है, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है, उद्योगों का विकास हुआ। तो ऐसे मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के भारत के ऊपर। अब हम बात करेंगे कुछ नकारात्मक प्रभाव की। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं।
नकारात्मक अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है छोटे उत्पादकों के लिए, कि वैश्वीकरण के कारण जो छोटी कंपनियां थी उनके पास दो ऑप्शन रह गए, या तो कंपटीशन करें या फिर वो वहाँ से टाटा बाय बाय बोल दें। अब जो छोटी कंपनी थी, मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, अब मल्टीनेशनल कंपनी का छोटी कंपनी थोड़ा ही मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है वो बड़े तौर पर उत्पादन करती है, प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकती है। छोटी कंपनी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उत्पादन करिए, वो सस्ते में नहीं बेच सकती है, उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो मार्केटिंग कर पाए। धीरे धीरे क्या होगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे देश में भी कई सारी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ। तो सबसे नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि जो छोटी कंपनी थी उनको वैश्वीकरण से नुकसान हुआ है। वो या तो उनका व्यापार सीमित हो गया, सिकुड़ गया, या फिर वो कंपनियां बंद हो गई है। ओके, तो ये पहला नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि वो compete ही नहीं कर सकती। दूसरा ये कि श्रमिक जो हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अब श्रमिकों के ऊपर क्या पड़ा कि वैश्वीकरण में हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या किया कि श्रम कानूनों में ढील दे दी। हमने उन कंपनियों को कह दिया कि कोई बात नहीं, आप श्रमिकों से जैसा काम लेना चाहिए ये आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कहेंगे। किस लिए? ताकि वो कंपनियां आई यहाँ पे। आई क्यों? कि उन्हें सस्ते में श्रमिक मिल जाए। अब उन्होंने क्या कर दिया कंपनियों ने, उन्होंने श्रमिकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार काम पर रखना शुरू कर दिया, परमानेंट जॉब नहीं देते। जैसे वूलन इंडस्ट्री है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो वो लगभग अगस्त से काम पे रखते हैं 3-4 महीने के लिए, उसके बाद टाटा बाय बाय, घर पे जाइए, छुट्टी कर देते हैं। या जब उनको वर्कलोड की ज़रूरत होती है तब वो बढ़ा लेते हैं, उसके बाद वो निकाल देते हैं, परमानेंट काम पे नहीं रखते। ओके, अब इससे श्रमिकों को लॉस हुआ कि एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, अनिश्चित रोजगार, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है कि भाई कल से मत आना, जब आना होगा बता देंगे। तो ये लॉस हुआ श्रमिकों को। दूसरा लॉस ये हुआ कि श्रम कानूनों में ढील देने के कारण काम करने के घंटे बढ़ गए। जिसे बोला जाता है भाई वर्कलोड ज़्यादा है इन दिनों में, आपको तो 9 बजे या 10 बजे तक काम करना होगा, ओवर वर्क आपको करना होगा। तो वो जो वर्क एक्स्ट्रा करना होता है, आप अपने आसपास देखते होंगे कि कई बार आपके घर में आस पड़ोस में काम करते हैं तो वो 9-10 बजे आते हैं, जी आज तो ऑफिस में काम ज़्यादा था, आज तो फैक्ट्री में काम ज़्यादा था। तो ये क्यों हुआ? ये भी इसी वैश्वीकरण के कारण हुआ कि हमने ढील दे दी तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए ना। श्रमिकों से वो 10, 12, 14 घंटे तक भी काम ले लेते हैं। वेतन में कमी आ गई है, क्योंकि भारत में थोक के भाव में बात करें तो श्रमिक उपलब्ध है, तो वेतन में कमी आई, तो श्रमिकों के लिए लाभदायक नहीं रहा है वैश्वीकरण। इसके साथ साथ इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या भी बढ़ी है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो दूसरे देशों में जाना शुरू हो गए। इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में या ब्रिटेन में सेट हो रहे हैं। इंडिया के अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो कहाँ सेट हो रहे हैं? दूसरे देशों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या ये वैश्वीकरण के कारण कि जो लोग, जिन्हें लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है या हमारी वैल्यू ज़्यादा है, जो यहाँ पे नहीं मिल पा रही, वो दूसरे देशों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक समस्या आई है, नकारात्मक प्रभाव है हमारे देश के लिए। इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों के लिए संकट पैदा हो गया। जो कुटीर उद्योग है, घरों में जो काम धंधे किए जाते थे, तो उन उद्योगों के लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग भी होती है, प्रोडक्ट वो सस्ते में अवेलेबल होते हैं। कुटीर उद्योगों के सामान है वो बिकने बंद हो गए हैं, तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई, इसलिए क्योंकि वो तो कम्पीट नहीं कर पाते। मान लीजिए कि कोई आसपास में लोकल में मास्क का एग्जाम्पल है, वो मास्क बना रहा है और एक जो ब्रांड के आपको मास्क मिल रहे हैं वो भी आपको 20 रुपये में, 10 रुपये में, 3 रुपये में मास्क मिल रहे हैं, तो किसका बिकेगा? ब्रांड का, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग अलग होगी, वो एक जैसा होगा ना, तो उसकी मार्केटिंग भी आपने देखी है। तो वो चीज़ें असर पड़ता है कुटीर उद्योगों के ऊपर, तो उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ देश प्रेम की भावना को आघात पहुंचा। पहले हम क्या करते, स्वदेश कि देश का जो प्रोडक्ट है वही हम खरीदते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, हमें सस्ता चाहिए। अब जो मोबाइल की कितनी कंपनी है, माइक्रोमैक्स की बात करें, कार्बन की बात करें, 1-2 कंपनी आई थी लेकिन बंद हो गई, क्योंकि हमें सस्ते फ़ोन चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए। और कहीं पे हम चाहे कितना भी चाइना विरोधी बात करें, लेकिन वीवो, ओप्पो या एमआई की बात करें, पोको की बात करें, तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स वगैरह के हाथ में देखोगे तो ज़्यादातर यही प्रोडक्ट उनके हाथों में दिखाई देंगे। तो ये इससे देश प्रेम की जो भावना थी, जो जुड़ाव था प्रोडक्ट को लेकर के, वो ख़त्म हो गया वैश्वीकरण के कारण। इसके साथ साथ आर्थिक असंतुलन भी पैदा हो गया, यानी कि अमीर हैं उनको फ़ायदा, वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो नीचे होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ देश वो आगे निकल गए, कुछ देश पीछे निकल गए, तो ये भी फ़र्क पड़ा। यानी कि इससे
नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें, भारत के ऊपर तो नहीं लेकिन जनरली बात करें, तो छोटे देशों को नुकसान हुआ है, जो बड़े देश हैं उनको इससे फायदा पहुंचा है। धनी देशों को, विकसित देशों को फायदा पहुंचा है, अविकसित या विकासशील देश है उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें जो बड़ी कंपनियां आती है वो अपना प्रॉफिट बना जाती है, जबकि बाकी जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, कंपनियां होती है, उनको साफ कर जाती है। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव है जो वैश्वीकरण के भारत के ऊपर पड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। यानी कि वैश्वीकरण क्या न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है ना, न्याय संगत का मतलब तब होता कि जब सबके लिए एक जैसा प्रॉफिट होता, इसे एक जैसा फायदा होता, एक जैसा लाभ होता। तो सबके लिए तो लाभ है नहीं। लाभ किसके लिए? लाभ तो जो बड़े देश हैं उनके लिए ये लाभदायक है, बड़े उत्पादक हैं उनके लिए लाभदायक है, या जो शहरों में रहने वाले उपभोक्ता उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि ब्रांड वगैरह तो वही खरीदेंगे। जबकि बात करें छोटे उत्पादक, श्रमिक हैं या फिर कम विकसित देश हैं या ग्रामीण अगर लोगों की बात करें, ज़्यादातर उनके लिए उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। तो यानी कि वैश्वीकरण न्याय संगत नहीं है। अब न्याय संगत या निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए क्या किया जा सकता है? तो वैश्वीकरण जो है उससे सभी को लाभ नहीं हुआ है। शिक्षा, कौशल और धन वाले लोगों ने नए अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग किया। दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्होंने लाभ को साझा नहीं किया, जिनको लाभ नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। यानी कि ये वैश्वीकरण है वो न्याय संगत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों को फायदा हुआ और कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ है। अब इस न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कि पहला जो कदम उठाया जा सकता है कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करने की सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। कि जैसे श्रमिक हैं तो श्रमिक भी देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए कुछ नीतियां होनी चाहिए कि काम करने के घंटे, वेतन वो निश्चित किया जाना चाहिए। तो एक तो सरकार कदम उठा सकती है। दूसरा ये कि श्रम कानून है उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जो ढील दी गई वो ढील नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा ये कि छोटे जो उत्पादक हैं उनको या तो आर्थिक सहायता दे गवर्नमेंट, या वहाँ पर व्यापार या निवेश बाधाओं का उपयोग करे, जैसे कोटा फिक्स कर दे, या कुछ जो प्रकार के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दे। यानी कि व्यापार अवरोधकों का सीमित प्रयोग करना जरूरी है अगर हमें अपने देश में कुछ विशेष उद्योगों को पैदा करना है, उनका विकास करना है। तो ये भी सरकार को किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उचित जो नियम है कि सही नियम हो। अब जो गड़बड़ हो रही है ना कि कुछ देशों को फायदा हो रहा है, कुछ को फायदा नहीं हो रहा, उसमें विश्व व्यापार संगठन भी साथ में पक्ष लेता है उन्हीं देशों का जो विकसित देश है। तो इसके लिए उचित नियमों के लिए हम विश्व व्यापार संगठन है उसमें जो देश पिछड़े हुए हैं, विकासशील देश है, उनको मिलकर के अपने मुद्दे को, अपनी बात को उठाना चाहिए। तो इससे हम न्याय संगत वैश्वीकरण को सुनिश्चित कर सकते हैं। वैश्वीकरण का सबको एक समान इससे लाभ मिल सकता है और वैश्वीकरण की जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ, संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, कैसे व्यापार करती है। बात की हमने उदारीकरण की, बात की हमने विश्व व्यापार संगठन की, बात की वैश्वीकरण के भारत के ऊपर पड़े प्रभाव की, बात की हमने न्याय संगत वैश्वीकरण की। यानी कि ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी आपके 2 चैप्टर और रहते हैं, वो 2 चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज आपके सभी जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए वो हम एक एक करके शेयर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि हम रिवाइज अच्छे से कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे तो इन वीडियोज़ को आप लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी वो फीडबैक मिलना ज़रूरी है, मोटिवेशन की मुझे भी नीड होती है। दूसरा ये कि हिस्ट्री का चैप्टर वो भी काफ़ी पहले पब्लिश किया जा चुका है। आपका पोल साइंस के चैप्टर्स आ चुके हैं, इको के चैप्टर, जियो के पहले के चैप्टर है जो पार्ट्स में आ चुके हैं, 1 शॉर्ट वीडियो है वो भी इससे पहले ही रिकॉर्ड हो चुके, जो 1 या 2 दिनों में पब्लिश कर दी जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।